हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में एक बार फिर से हम कॉस्ट चैप्टर रिवाइज करते हैं, ठीक है जी। आओ जी, इस बार मैं चाहूंगा जिनको पिछली बार भी परफेक्शन नहीं मिला उनको मिल जाए, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कॉस्ट चैप्टर करा, रेवेन्यू 2 दिन का करा, फिर कॉस्ट दोबारा रिवाइज कर हॉट्स क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, जिन्होंने पढ़ना है समझना है भैया उन्होंने तो पहली बार में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। नहीं पढ़ा, बुलेट का था, दूसरी बार कर लिया। नहीं करा यार, तीसरा मौका आखिरी। ठीक है जी, अब कर लो अच्छे से। आओ जी, सब सामने देखेंगे। बेटा इससे पहले कि मैं कॉस्ट वर्ड का मतलब बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्टर इनपुट्स की। बेटा एज पर इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। कोई ने फैक्टर सर्विसेज बोलता है, कोई बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलता है। चार है, नाम बताओ जी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको बदले में भी कुछ ना कुछ मिलता है। बेटा लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बेटा लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बेटा कॉस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझना। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor inputs as well as the non factor inputs। बेटा वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर ने किया, सर आपको क्या लगता है कॉस्ट कंज्यूमर इनकर करेगा क्या? प्रोड्यूसर ही करेगा ना। बेटा प्रोडक्शन चैप्टर से शुरू हो जाओ और सप्लाई तक एक यूनिट बनाई जा सकती है जिसका नाम हो सकता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर आप 11वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाकर देख लो ना, वहां पर नाम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही है और इन्हीं सारे चैप्टर को कंबाइन किया। तो यहाँ सारी बातें प्रोड्यूसर की चल रही है बेटा। expenditure incurred by the producer on the factor inputs as well as non-factor inputs is known as cost। वो खर्चे जो फैक्टर इनपुट पर किए गए या नॉन फैक्टर इनपुट पर किए गए। क्वेश्चन होता है ये नॉन फैक्टर इनपुट क्या है? चलो फैक्टर इनपुट तो समझ में आते हैं। बेटा आप ऐसा सोच सकते हो इकोनॉमिक्स के हिसाब से फैक्टर इनपुट मतलब मेन इनपुट्स, और मेन इनपुट हमेशा ये चार ही होंगे। इसके अलावा कोई और चीज प्रोड्यूस करने के लिए किसी और इनपुट की जरूरत हुई तो वो नॉन फैक्टर इनपुट हो गया। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूं ये प्लास्टिक की चेयर बनाऊं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो हो गया फैक्टर इनपुट। इसके अलावा मुझे प्लास्टिक दाना खरीदना पड़ा जिससे ये प्लास्टिक की चेयर बनेगी, तो जो मैंने प्लास्टिक का वो दाना खरीदा वो क्या है, वो नॉन फैक्टर इनपुट है। या मान लो मेरे को लोअर बनाने की फैक्ट्री है, उसके लिए मुझे धागा खरीदना पड़ गया, तो मैंने धागा खरीदा, वो नॉन फैक्टर इनपुट है। फैक्टर इनपुट तो ये चारों ही है। क्लियर है बात? क्या है कॉस्ट? एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor input as well as the non factor input is known as cost। कटारिया जी कल से दोबारा शुरू होंगे, आप बहुत डिले बढ़ गए हो। 100 डेज का चैलेंज मेरे साथ भी, कल मैं दोबारा सुनूंगा घर से, ठीक है ना? शुरू शुरू में अच्छा सुना रहा था, फिर मैंने रोक दिया सुनना क्योंकि हम प्रैक्टिकल चैप्टर पे चले गए थे। अब दोबारा वापसी होगी थोड़ी, ठीक है सर? क्योंकि डिमांड के इलास्टिसिटी और डिमांड के न्यूमेरिकल करे, सप्लाई के करे, कोरिलेशन करा, सीधा सीधा प्रैक्टिकल आता है। अब आगे थ्योरी, ठीक है? आगे बढ़ो बेटा। कुछ लोग कहते हैं कॉस्ट सम होता है दो चीजों का। सुनना जी, अब बड़े काम की बातें हैं। कॉस्ट दो चीजों का सम होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। बेटा ये क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हो सकता है आप एक्चुअली में इनको कुछ पे कर रहे हो। अगर बेटा अगर आप एक्चुअली में, सुनना बड़े काम की बात है,
अगर आप एक्चुअली में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को पे कर रहे होंगे, एक्चुअली में पे कर रहे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और मैं कहूं अगर आप एक्चुअली में पे नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ही खुद ओनर हो इनमें से किसी और चीज के भी, तो क्योंकि आप पे तो नहीं कर रहे एक्चुअली में, लेकिन ये कहता है, इकोनॉमिक्स कहती है इंप्यूटेड वैल्यू निकाल लो और मान लो यही कॉस्ट होती है, इसे बोलेंगे हम इम्प्लीसिट कॉस्ट। समझाने के लिए एग्जांपल, बेटा मान लो ये लैंड मेरी नहीं है, मैं किसी और जगह पे पढ़ा रहा हूँ रेंट की जगह पे, मान लो पुराने वाले सेंटर पे ही बेच सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं एक्चुअली में रेंट पे कर रहा हूँ? वहां के हिसाब से सोचो, एक्चुअली में रेंट पे कर रहा हूँ? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। बेटा अगर मैं एक्चुअली में रेंट पे कर रहा हूं तो ये क्या है, मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, मेरे पास एक्चुअली में लेबर है, आकाश भाई काम कर रहे हैं, एक्चुअली में पे कर रहा हूं वेजेस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और अब छोड़कर ये बातें, ये सोच लो ये जगह है मेरी, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, मेरी जगह है भैया, लैंड को पे करना होता है, पर ये तो जगह मेरी है, किसको पे करूं? लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट तो निकाल सकता हूँ, इम्प्यूटेड वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, चाहे मैंने किसी को पे नहीं करना। इकोनॉमिक्स कहती है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट निकाल लो और मान लो ये कॉस्ट होती, इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी बेटा, अगर मैं ये कहूं कि ये सारी कैपिटल, ये पूरी बिल्डिंग बनाने पर सारी कैपिटल मैंने अपनी लगाई, अच्छा सारी कैपिटल अपनी लगाई, कैपिटल को तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, मार्केट वैल्यू पे समझ लो जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता, मैंने पता कर लिया बैंक से कितने ब्याज पे दोगे जी लोन, उन्होंने बताया जी 10%, जितनी कैपिटल मैंने लगाई है 10% उसका ब्याज निकालो और इम्प्लीसिट कॉस्ट मान लो। और मैं ये कहूं कि मैंने तो 1 रुपया भी अपने नहीं लगाया, सारा पैसा मेरा लोन पे लगा हुआ है, सारी कैपिटल लोन पे आई है, पूरी बिल्डिंग बनाने की लोन पर आई है। अच्छा जी, एक्चुअली में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या समझ में आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ जी प्यारे बच्चों, पहले कॉस्ट का मतलब पढ़ना फटाफट से, जल्दी से स्पीड बढ़ा के पढ़ते जाओ। Total expenditure incurred by the producer on factor as well as non-factor input are known as cost or cost of production. In economics, cost is the sum total of explicit or implicit cost. ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पढ़ो explicit और implicit का difference। दूर कर देंगे, फिक्स है हमारे पास। पढ़ो जी पढ़ो, फटाफट से explicit और implicit का difference पढ़ो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट फंक्शन। बेटा वैसे तो ये टॉपिक हमेशा आ रहा है, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, बहुत जगह है बेटा। कॉस्ट फंक्शन वर्ड है, ये बताएगा क्या? ये बेटा बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट, बस इतनी सी बात, दोबारा कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं आएगी। कॉस्ट फंक्शन क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट, इसके बाद कोई मैथमेटिकल टर्म दोबारा। बढ़ जाए आगे पक्का से। अब बेटा मैं एक बार दोबारा से ना कुछ टाइम फ्रेम की बात करने जा रहा हूं। ये बात ना बेटा प्रोडक्शन में की हुई है, ये बात 2 बार कॉस्ट चैप्टर पढ़ाया, दोनों बार की गई है। ठीक है जी, मैं बात करने जा रहा हूं आपसे दो तरीके के टाइम फ्रेम की। दो तरीके के टाइम फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। याद है कुछ बेटा? शॉर्ट रन वो टाइम फ्रेम है जहां हर एक इनपुट आप बदल नहीं पाओगे, हर फैक्टर बदल नहीं पाओगे। बेटा जो फैक्टर बदल पाओगे उनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। बेटा नाम ये वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल वर्ड कहां से बना है? वेरी से बना है, जो बदला जा सकता है। लेकिन बेटा शॉर्ट रन में बहुत सारे फैक्टर
फैक्टर ऐसे होंगे जो आप बदल ही नहीं पाओगे, जो बदल नहीं पाओगे उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। याद है आपको बात? याद है बात? बेटा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आराम से सुनना और समझना। बेटा मैं कहता हूं मैंने ना बैच पढ़ाने शुरू करे 2011 में, ठीक है। बीच में मेरे को लगा कि मेरी सीएट डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैंने 1-2 साल नहीं पढ़ा। 2014 से तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस पढ़ा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब बेटा इतने सालों की मशक्कत, 11-12 सालों की मशक्कत के बाद ये सेंटर बना, रेंट पे थे, इतने सालों की मशक्कत के बाद बने, ठीक है। अब मैं कहूं किसी वजह से ऐसा होता है 2 महीनों में बहुत सारे बच्चे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे, और यहाँ पे पूरे नहीं आते, यहाँ पर पूरे नहीं आते। क्या बिल्डिंग दोबारा बनाई जा सकती है 2 महीने? जिस काम को होने में 11 साल लगे होंगे, ये बात 2 महीने में तो नहीं हो सकता। ये तो समझते हो बेटा। शॉर्ट रन वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें कुछ फैक्टर बदले नहीं जा सकते, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन कुछ बदले भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसा तो हो सकता है कि टीचर अपॉइंट कर लूं, उन्हें कहते जी मैं 2:30 से यहाँ पर 8 बजे तक होता हूँ, उससे पहले पढ़ा लो, ये कुछ बच्चे हैं आप पढ़ा लो। ये तो मैं कर सकता हूँ, कुछ फैक्टर तो बदल सकता हूँ। जो बदल सकता हूँ उन्हें मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। बेटा मान लो ट्यूशन नहीं पढ़ाई जाती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम हॉजरी की एक फैक्ट्री चलाते हैं जिसमें लोअर बनाते हैं, ठीक है। 10-11 साल के बाद हमारी मशक्कत के बाद हमने ना 20 मशीन खरीदी है, नहीं 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, 20 मशीन खरीदी है, सब 10-10 लाख रुपए की, 2 करोड़ की मशीनें खरीदी है, ठीक है। और प्रोडक्शन कर रहे हैं लोगों का, अचानक से डिमांड और बूस्ट अप होगी, 20 मशीन भी पूरा नहीं पाड़ पा रही। बेटा क्या एकदम से मैं नई मशीन खरीद सकता हूँ या नई बिल्डिंग खरीद सकता हूँ? बेटा 10 लाख या 1 करोड़ लगाना एकदम से बहुत मुश्किल होगा। शॉर्ट रन वो टाइम फ्रेम है जहां हर चीज नहीं बदली जा सकती, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, ये नहीं बदले जाते शॉर्ट रन। लेकिन बदला क्या जा सकता है? अगर मेरे पे डिमांड ज्यादा आ रही है, लेबर तो ज्यादा रख सकता हूँ, रॉ मटेरियल तो ज्यादा खरीद सकता हूँ। हाँ अगर मुझे लगे कि लाइट बीच में डिस्टर्ब कर रही है, जनरेटर हायर कर सकता हूँ, पेट्रोल पे खर्चा बढ़ा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ शॉर्ट रन में। लेकिन शॉर्ट रन में बेटा मशीन नहीं, 10 लाख रुपए की सीधा एकदम ले आऊंगा या 1 करोड़ की बिल्डिंग नहीं खरीदूंगा। तो बेटा जो फैक्टर बदले जा सकते हैं मेनली वो रॉ मटेरियल है, मेनली वो लेबर है, मेनली वो पेट्रोल डीजल के एक्सपेंसेस हैं, मेनली वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये मैं बदल सकता हूँ। समझ में आती है बात? और लॉन्ग रन बेटा वो टाइम फ्रेम है जिसमें सारे फैक्टर ही वेरिएबल फैक्टर होते हैं, किसी को भी फिक्स नहीं करते भैया। एक दिन में मशीनरी और प्लांट बिल्डिंग नहीं आ सकते, लेकिन मैं कहूँ एक दिन आई नहीं, मेरे पास तो 10 साल है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है भैया। बड़े टाइम फ्रेम में तो कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, वहां तो सभी वेरिएबल है। समझ में आती है बात? पक्का से? फर्दर डिस्कशन में बेटा आपकी पूरे साल में लॉन्ग रन का किसी भी जगह पर कोई जिक्र नहीं है, किसी भी चैप्टर को उठाकर देख लो, हमने सिर्फ एक ही चीज का डिस्कशन करना है, शॉर्ट रन टाइम फ्रेम का, ठीक है जी। जहां कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है जी। अब बेटा दोबारा से मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट की ही। बेटा आज मुझे 3 तरीके की कॉस्ट पढ़ानी है, जिसमें मुझे लगता है मुझे और 5-7 मिनट लगने चाहिए बस। सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, कुछ लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की, और उसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं टोटल कॉस्ट की। पहले इसकी बात करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स्ड फैक्टर पर इंकर की जाती है। अभी मैंने बताया था फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। जो फिक्स्ड फैक्टर पे इंकर की जाती है कॉस्ट, वो फिक्स्ड होती है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, आप आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं।
दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। और एक नहीं, कम से कम 4-5 एग्जांपल दूंगा, आराम से सुनते जाए। बेटा मैं कहता हूं आपने एक मशीनरी बाय कर ली, मेरा भी एग्जांपल था 10 लाख रुपए की, और वो मशीन रोज 500 यूनिट बना सकती है, ठीक है जी। मैं कहूं आपने कोई यूनिट नहीं बनाई, तब भी 10 लाख तो खर्च हो चुके। आपने 1 यूनिट बनाई तो भी 10 लाख खर्च हो चुके, 2 बनाई तो भी 10 लाख खर्च हो चुके, 3 बनाई 10 लाख तो खर्च हो ही चुके हैं। जितनी मर्जी बना लो 500, 10 लाख तो गए। समझ में आता है पहला एग्जांपल? और सुनो, एक एग्जांपल है ही नहीं बेटा मेरे पास फिक्स कॉस्ट का, बहुत सारे एग्जांपल है, सुनते जाना। देखो जैसे कि नाम है, मैं हमेशा कहता हूं ऐसे याद रखो, फिक्स कॉस्ट को अगर डिफाइन करना पड़ा पेपर में, कैसे डिफाइन करोगे? दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा मैंने ना बाहर एक वॉचमैन बिठा दिया, और ये फैक्ट्री है जहां प्रोडक्शन होता है, मैंने कहा जी आपने बिल्डिंग का ध्यान रखना है। अब बेटा मैं कहूं आप अंदर कुछ नहीं बनाते तो भी वॉचमैन की सैलरी 20,000 रुपए महीने। आप 1 यूनिट बनाते हो 20,000, 2 बनाते हो 20,000, 3 बनाते हो, 4 बनाते हो, 5, 6, 7, जितनी मर्जी यूनिट बनाओ 20,000 रुपए जाने चाहिए, ठीक है जी। या मैं कहूं ये प्रेमाइसेस मेरा रेंट पर है, ये प्रेमाइसेस मेरा रेंट पर है, मैं कोई बच्चा ना पढ़ाऊं तो भी रेंट उतना, 1 पढ़ाऊं तो भी उतना, 2 पढ़ाऊं तो भी उतना, 3 पढ़ाऊं उतना, 4, 50, 500, 1000, जितने मर्जी पढ़ाऊं, जो रेंट फिक्स है वो फिक्स है। 3 एग्जांपल डन। एक और सुन लो बेटा, आपने ना 10 लाख रुपए लोन पर लिए हुए हैं, और हर साल जाता है 12% ब्याज, ठीक है बेटा। कोई बच्चा नहीं पढ़ा रहे तो भी 1,20,000 रुपए देने, 1 पढ़ा रहे हो तो भी 1,20, 2 पढ़ा रहे हो तो भी 1,20, 3 पढ़ा रहे हो तो भी 1,20, 4 पढ़ा रहे हो 1,20, जाने ही जाए। समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लो जी, एक बार मैं ये कंफर्म कर दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट एक बार फटाफट से पढ़ना। सर आपसे ज्यादा परेशानी मुझे होती है, ठीक है ना, इसके गड़बड़ करने की वजह से, या अगर आपको लग रहा हो थकान, तो वो भी मुझे आपसे बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर 11 बजे से खड़ा हूँ आज, ठीक है ना, और बहुत बहुत दिन ऐसे होते हैं मेरी स्टैंडिंग पोजीशन होती है 11 घंटे की, 12 घंटे की, जब जाके बैठता हूँ ऐसा लगता है ये टांगे कहाँ गई, है ही नहीं। सच, आई एम नॉट किडिंग। 11 बजे से यहीं खड़ा हूँ, तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करो, सिर्फ 10 मिनट की, 10 मिनट में नहीं, 2-3 मिनट की बात है बेटा। अगर समझदार हो तो इसका कर्व कैसा होना चाहिए ये समझो, इसका कर्व कैसा होना चाहिए? आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस, बेटा जीरो आउटपुट बनाया तो भी कॉस्ट 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12, 4 पे भी 12, 5 पे भी 12। हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा ही कर रहे हैं। आगे बढ़ जाए, चलो जी बेटा। उसके बाद एक एग्जांपल आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरिएबल फैक्टर पर इंकर की जाती है कॉस्ट, उसे बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। बेटा जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये वेरी करती है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ, जैसे जैसे आउटपुट बदलेगा ये बदलेगी। और सच बोलूं तो बेटा डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदलेगी। क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बदलेगी? मैं कहता हूं आपने 0 यूनिट बनाई, भैया 0 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदा होगा, जब मैंने बनाई नहीं तो फिर खरीदा क्यों होगा? रॉ मटेरियल एग्जांपल है ना वेरिएबल फैक्टर का। मैंने 1 यूनिट बनाई, 1 यूनिट 500 रुपए की मिलती है, 1 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद के उससे 1 यूनिट बना दी, भैया 500 रुपए की मिलती है, मैंने 500 रुपए की कॉस्टिंग कर दी होगी। मैंने 2 बनानी है, पैसा खर्चा होगा, 3 बनानी है पैसा खर्चा होगा, 4 बनानी है पैसा खर्चा होगा। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी करती है।
इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बदल रही है कि नहीं बदली? ठीक है जी। बट लेकिन एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो वजह मैं बता भी दूंगा आपको क्यों है। पहले इसके बारे में पढ़ना फटाफट से। पढ़ा? अब बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेक्स्ट शेड्यूल दिखाई दे रहा है, हमेशा ध्यान रखना टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे हमेशा जीरो होगी। ठीक है जी, तैयारी है पूरी कटारिया जी जाने की? बेटा एक पर कॉस्ट आई 6, 2 पर 10, 3 पर 15, 24 और 35। देखो अभी मैं ये तो नहीं बता रहा आज कि ये कॉस्ट ऐसे क्यों वेरी कर रही है, कि यहाँ 6 बड़ी, फिर 4, फिर 5, फिर 9, 11, ये अभी तो नहीं बता रहा। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है, वो मैं बताऊंगा कल। लेकिन फिलहाल सुनो जी, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कर्व कैसा बन जाएगा? भैया 0 पे 0 है ना, ये जब आप प्लॉट करोगे तो बेटा ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व बन जाएगा। एस ऐसा होता है ना, अगर मैं मिरर इमेज देखो इसकी तो ये बिल्कुल इनवर्स एस बन जाता है। ठीक है जी, बताऊंगा कल कि ये लॉजिक क्या है इस चीज का। ठीक है जी, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आखिरी 1 मिनट स्टार्ट। बेटा टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है टोटल कॉस्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट जो आपने फिक्स्ड फैक्टर पर खर्ची और वो कॉस्ट जो आपने वेरिएबल फैक्टर पर खर्ची। ये वैसे मेरे को डिसरिस्पेक्ट करना है जो आप कर रहे हो। आराम से पैकिंग की तैयारी ना करो, टीचर के लिए सबसे वर्स्ट चीज है ये। आराम से बैठ जाओ चुपचाप। बेटा जो कॉस्ट आपने फिक्स्ड फैक्टर पर खर्ची, जो कॉस्ट आपने वेरिएबल फैक्टर पर खर्ची, सबका टोटल कर दो तो बनेगी टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा फिक्स्ड, अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही होगा। क्यों भैया? ये कॉस्ट तो फिक्स्ड है मेरे एग्जांपल में, हर लेवल पे 12 12 12 12 12 12। अगर टोटल कॉस्ट में कोई भी चेंज होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही तो चेंज होगा। भैया यही कॉस्ट तो चेंज होती है, ये तो फिक्स ही रहती है। बेटा इस ये पहले 0 थी, फिर ये कॉस्ट 6 थी, फिर ये कॉस्ट 10 थी, फिर ये कॉस्ट 15 थी, फिर ये 24 थी, फिर ये 36 थी। ऐसे थी ये कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट में जितने भी चेंजेस होते हैं वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही चेंजेस होते हैं, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है? कर्व कैसा होगा देखने में? बिल्कुल टोटल कॉस्ट का कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही होगा, इनवर्स एस शेप ही होगा। आओ जी इस चीज को कंफर्म करें और फिर जा सकते हैं। पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस ऑन 5-6 बेसिस, फटाफट से इसको पढ़ दो जल्दी से। पहला डिफरेंस डन, समझ में आया? मतलब कुछ पूछना है मतलब? सेकंड पढ़ो। शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर बदले जा सकते हैं, नाम ही वेरिएबल है, बदले तो जा सकते हैं। फिक्स फैक्टर बदले जा सकते हैं, कभी भी नहीं बदले जा सकते। ये जीरो होता है, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कोई यूनिट नहीं बनाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट पे खर्चा भी नहीं करूंगा।